नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचएम विद मनीषर में। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं हमारी ट्वेल्थ क्लास का जो हमारा फिजिक्स है, उसमें हम पहले चैप्टर से ये आपको रिवीजन शुरू करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं, तो वो सारे टॉपिक देखेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक है और न्यूमेरिकल है वो भी सारे करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो फिर वही मैं सारा कुछ करा दूंगा। जब मैं टॉपिक कराऊंगा उन्हीं से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो भी आपके उसमें से हो जाएंगे। तो साथियों, आज से हम इस ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का एक एक चैप्टर करके पूरा रिवीजन करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सारे जो उस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, वो सारा पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे एक एक चैप्टर वाइज सारी चीजें करेंगे। तो देखिए, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था कि 1 जनवरी से आपकी ट्वेल्थ क्लास की वीडियो आने लग जाएंगी। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आज से लगातार आपकी वीडियो मिलेगी और लगभग मैं एक चैप्टर की 2 वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, अगर छोटा मतलब उसमें 1 घंटे में हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको 40 से 50 मिनट की कोशिश करूंगा 2 वीडियो एक चैप्टर की मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी को अगर आप कर लेंगे तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, ये जो मैं वीडियो आपको, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले मैंने पिछले सालों के सारे जो आपके पेपर होते हैं वो सभी क्वेश्चन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर के चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो सारा कुछ मैंने अच्छे से एक एक चीज को एनालिसिस किया है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल विश्वास करके और अपने आप में देखो, आप भी एक चीज जानते हैं कि रिजल्ट अगर बढ़िया लेके आना है तो उसी लेवल की आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपके साथ हूं, आपसे बोला था मैंने, तो वो आपको आज से वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरे ही करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और आप बस इतना विश्वास रखना, पेपर में जब आप जाएंगे, पेपर देने आप जब आप जाएंगे, तो वहां पर एग्जाम में कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा नहीं हो। ये मेरा आपसे एक वादा है। बस आप थोड़ा सा फोकस करके आपको पढ़ना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास की जो हमारी फिजिक्स है उसका हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से भी बन सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करूंगा। बस आपको फोकस होकर ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, ध्यान से आपको थोड़ा सा समझना है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं, यह आपकी पहली इकाई में आता है, जो है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की में आपके 2 चैप्टर आते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और जो हमारा इसमें एक दूसरा चैप्टर है वो है विद्युत विभव एवं धारिता। तो 2 चैप्टरों में से आपका 8 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो हमें पहला चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश चैप्टर से या इस टॉपिक से कहना है, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश से रिलेटेड कभी आता है। ठीक है, यानी विद्युत आवेश से रिलेटेड पूछ सकता है, उसका मात्रक पूछ सकता है, या फिर वो सदिश राशि है क्या है, या फिर उसका बड़ा मात्रक क्या है, वो सारी चीजें। तो विद्युत आवेश को अच्छे से पढ़ते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा विद्युत आवेश क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह विद्युत एवं चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करने लग जाता है, उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहां पर मैंने सारा कुछ लिख दिया है। क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से व्यक्त करते हैं, यानी कैपिटल Q से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। और यह एक अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका स्टेट कूलाम या ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसकी विमा होती है AT। तो विमा की आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, यानी जो हमारा विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर IT। तो यहां से
मात्रक से ही और फॉर्मूले से ही हम क्या निकालते हैं, विमा निकालते हैं। तो ये क्या है, धारा, धारा की विमा क्या होती है, ए, और समय की क्या होती है, टी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एटी हो जाएगी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। फेराडे, एक फेराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम। ये कई बार पूछा गया है। तो एक फेराडे में क्या होता है, 96,500 कूलम होते हैं। यहां से एक दूसरी चीज आप समझ लेना कि आवेश क्या है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का आवेश, जिसमें से आपका एक आवेश होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो इसको थोड़ा सा समझना, धनावेश किसी वस्तु पर कब आता है, देखिए सामान्य अवस्था में किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, इस पे सामान्य अवस्था में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अब मैंने क्या किया, अगर सामान्य अवस्था से इस पे इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो गए या ज्यादा हो गए, यानी मैंने क्या किया, इसको अपने हाथ से रगड़ा, तो यहां पर हाथ पे रगड़ने से क्या हुआ कि इस पे मान लीजिए इस मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे हाथ पे चले गए, तो क्या होगा कि इस मार्कर पे पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए मेरे हाथ में, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस हाथ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हो जाते हैं तो उस वस्तु पे आ जाता है ऋणावेश। मान लीजिए यह एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु यह है, मान लीजिए इस पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे इस पे 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन थे सामान्य अवस्था में, और इस पर मान लीजिए इस पे थे 5 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में। तो मान लीजिए क्या हुआ, हमने इनका घर्षण करवाया और इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इस पे पहले कितने थे, 5, तो अब इस पे 2 और आ गए, तो अब इस पे कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इस पे, ठीक है, और इसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। देखिए यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश नियत होता है। क्या है, आवेश नियत होता है, यानी उसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो सामान्य अवस्था में इस पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे, और इस पर कितने थे, 5, तो दोनों पर कुल मिला के इनके घर्षण से पहले कितने थे, 10 और 5 15। अब इसमें 2 कम हो गए, 8 बचे, और यहाँ पे 2 अधिक हो गए, 7, तो अब भी 15 ही है, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, ये देने वाला है, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना, यहां से एक छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका बनता है कई बार, देखिए एक चीज और ध्यान रखना कि ये दोनों वस्तुएं हैं, इन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस पर चले गए, तो कई बार ये पूछता है कि मान लीजिए इससे ए वस्तु से बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो किस वस्तु पर द्रव्यमान की कमी होगी, द्रव्यमान। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो अपना द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा, तो जिस वस्तु पर धनावेश होगा उसका द्रव्यमान भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जानते भी हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो किसी भी जो वस्तु है, कोई वस्तु, उस वस्तु पर जो धनावेश होगा वह व्यक्त करता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर गए हैं, और ऋणावेश क्या व्यक्त करता है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही वस्तुएं धनावेशित या ऋणावेशित होती हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहां मैंने क्या आपको बताया है, ये वस्तु ऋणावेशित क्यों हुई है, क्योंकि इस पे आवेश, इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, और ये धनावेशित क्योंकि इससे गए हैं, ठीक है। और आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऋणावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आवेश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहां पे, तो देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्या है, आवेशों की क्वांटम प्रकृति, यानी आवेशों की क्वांटम प्रकृति है क्या। तो इसको समझते हैं कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या है। देखो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है, यानी कि जो हमारा मूल आवेश है, मूल आवेश, यानी मूल आवेश क्या है, जो आवेश की सबसे कम मात्रा है, सबसे न्यूनतम मात्रा, उसको मूल आवेश कहते हैं। यानी वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है,
तो इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना, यानी कहने का मतलब है अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश है तो वह क्या होगा, वह इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही होगा। जहां ई क्या है, यहां पे क्या है, जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और एन का मान एक पूर्ण संख्या होगी, एक होल नंबर होगा ऐसे। यानी किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो वो कितना होगा, मतलब एक पूर्ण संख्या के गुणनफल के बराबर ही होगा। पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहने का मतलब है 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 10, 15। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर 9.5 इलेक्ट्रॉन आवेश है, इतना नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे समझें, जैसे हम अभी हमारे पास देखिए, हमारे पास जो रुपए होते हैं वो देखिए, 1 का 1 सिक्का होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, ठीक है। और इन सब में जितने भी हम नोट या सिक्के यूज करते हैं उसमें सबसे छोटा सिक्का क्या है, 1 है, 1 है। तो आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए का क्या मतलब है कि आपके पास क्या है, 1 गुणा 5 लाख रुपए है। यानी ये जो सबसे छोटी इकाई है, हमारे पास 1 का सिक्का होता है, उससे छोटा नहीं होता। अब मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो 10 करोड़ का मतलब क्या है, 1 गुणा 10 करोड़। 50 करोड़ है, 1 गुणा 50 करोड़। यानी उस जो सबसे मूल, सबसे छोटी जो इकाई है हमारे जो करेंसी की, उसके पूर्ण गुणज के बराबर ही आपके पास रुपए हो सकते हैं, क्योंकि वही सबसे छोटा है। इसी प्रकार जब इसी चीज को हम आवेशों के रूप में लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आवेश की जो सबसे छोटी मात्रा है उसे हम मूल आवेश कहते हैं, और किसी वस्तु पर जब आवेश होगा तो उस मूल आवेश के पूर्ण गुणन के ही बराबर होगा। यही है हमारा क्या, आवेशों की क्वांटम प्रकृति। यानी किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ठीक है। यहां से भी, अच्छा, यहां से कई बार ये क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको यहां बता दूं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है, 1 कूलाम आवेश, 1 नंबर में ये पूछा गया है कई बार, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिल्कुल आसान है, तो फॉर्मूला हम अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, 1 कूलाम, यानी Q का मान दे दिया, Q बराबर 1 कूलाम। आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है वो n। तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, Q बराबर NE। तो यहां से अगर n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, E नीचे हो जाएगा, Q अपॉन E। तो Q का मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो इलेक्ट्रॉन का मान फिक्स है, दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपको यही यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगी, 19 पावर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर 19 और बटे में हो जाएगा 16। अब ऐसा करिए, यहाँ पे 18 पावर कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम 100 कर लेते हैं, एक पावर को हम इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ से 100 में भाग लगाइए, तो 16 छिक्के 96, ठीक है। कितना बचा, 4 पॉइंट लगाया, और कितना बचा, 4 16 दूनी 32, बचा 8 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर 18। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कोई भी यूनिट नहीं लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, 625 गुणा 10 की पावर 16। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम आवेश में। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी आवेश के बारे में। अब यहां से सबसे बड़ा मात्रक देख लिया, फिर हमने इसकी विमा देख ली AT, और कैसे होता है किसी वस्तु पर धनावेश कब आएगा, ऋणावेश कब आएगा, वो सारी चीजें देख ली। चलिए फिर अब इससे आगे देखते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कई बार कूलाम का नियम आपके एग्जाम में आया है, 2-3 नंबर में आपको पूछता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, यानी 2 स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q1 ये है, और प्लस Q1 आवेश है, और दूसरा बिंदु आवेश ये है आपका Q2, और एक दूसरे से मान लीजिए R मीटर की दूरी पर है,
r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये दोनों आवेश मान लीजिए Q1 Q2 हैं, तो जो बल होगा लगने वाला इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F1/r²। ये हो जाएगा। ध्यान रखना आकर्षण भी हो सकता है बल और प्रतिकर्षित बल भी हो सकता है, क्योंकि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो आकर्षण बल होगा। तो ये दोनों हमने आवेश धनात्मक लिए हैं, तो इन दोनों समीकरणों को अगर मिला दें तो ये आपका हो जाएगा फिर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कूलाम कांस्टेंट कहेंगे, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और यह आपका कूलाम का नियम है, ठीक है। और जहां क्या है, जो इसको K भी बोल देते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है। इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, इतना इसका मान होता है। ध्यान रखना ये जो वैल्यू है, जैसे चलो मैं यहां लिख दूं कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान कितना होता है 8.854 × 10⁻12, यहीं तक लिख लो, 2 नंबर तक लिख लीजिए। ध्यान रखना एक चीज का, इसका वैल्यू बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है। इसका यूनिट आप लिखेंगे तो देखिए यूनिट निकालने के लिए जो आपके पास देखिए फॉर्मूला होता है वहीं से हम यूनिट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से ये तो कांस्टेंट है π4, ये सब कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ ले लूँ, इसको F को नीचे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2/F × r² और 1/4 पाई ये तो है, और इसका कांस्टेंट है, कोई मात्रक नहीं है, तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे। देखिए ये क्या है, कूलाम, Q है तो Q का क्या होता है, यानी आवेश का क्या होता है कूलाम, तो ऊपर हो जाएगा 2 कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर, और नीचे बल का क्या होता है न्यूटन, और ये क्या है दूरी है तो इसका क्या होता है मीटर, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूरी का वर्ग है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी लिख देंगे, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा इसका भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F यानी न्यूटन, और ये हो जाएगा, देखो इसका मान निकालेंगे R यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक, यहाँ से ये हो गया। अब ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। तो यहां से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। ध्यान रखना यहां से जो मैं ये छोटी छोटी चीजें लिखा रहा हूं, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ध्यान रखना। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये भी आप समझ लें, एप्सिलॉन नॉट की विमा तो कैसे निकालेंगे, हमेशा मात्रक से विमा निकालते हैं। यहां देखिए अभी हमने इसका मात्रक क्या निकाला है, ये कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर निकाला है। अब ध्यान देने की बात यह है कि कुछ छोटी छोटी विमा आपको याद रखनी है। मैंने आवेश की विमा क्या बताई थी, आवेश की विमा बताई थी आपको AT, ठीक है। तो आवेश की विमा अब आपको हमेशा याद रखनी है AT। बल की विमा ये भी आप याद रखना MLT-2, और ध्यान रखना ये बड़ा कोष्टक है, इससे ही इसमें बंद करके ही विमा को लिखना है, और इसमें जो लेटर लिखने हैं कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। तो विमा निकालेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालेंगे कूलाम स्क्वायर, यानी अब कूलाम की क्या होती है, आवेश की क्या होती है AT, कूलाम स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हो गया। और न्यूटन यानी बल की क्या होती है MLT-2, तो ये हो गई। अब ये क्या है मीटर क्या लंबाई या क्या होती है L है, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे तो L स्क्वायर है ये, और एक L, ये 3 हो गई, ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा M को ऊपर लेके जाएंगे -1। दूसरा नंबर L देखो 2 ये और 1 ये, 3 हो जाएगी तो -3, और ML3T,
अब देखिए ये टी की पावर ऊपर प्लस की 2 है, नीचे माइनस की 2 है, माइनस वाली ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 2 ये और 2 ये जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी, और ए स्क्वायर यहाँ पे है ही। तो एप्सिलॉन नॉट की आपकी ये मान होती है। कई बार जब आपका वाइवा होता है तो वहां पर भी ये पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। आपको, मुझे ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी देखिए कोई अगर डाउट रह जाता है तो मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूं, बस आप एक बार कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे का टॉपिक। तो देखिए यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसलिए कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ बिंदु लिख दिए हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूं क्या है। देखिए कूलाम का नियम केवल स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब वो जो आवेश हैं वो रुके हुए होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे, तभी उनके बीच में हम कूलाम के नियम को लागू कर पाएंगे। दूसरी चीज बिंदुवत, ये जो बिंदुवत मतलब क्या, छोटे आवेश होंगे तभी यह काम करेगा? नहीं, ये बड़े आवेशों के लिए भी काम कर सकता है, वहां पर भी लागू हो सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि नगण्य या बिंदुवत आवेश, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि स्थिर, केवल स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए है, तो देखिए मान लीजिए ये इनके बीच की दूरी है और ये दोनों आवेश हैं, तो इनके बीच की दूरी की तुलना में ये दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। इसका रियल मतलब यही है, क्योंकि आवेश तो बड़े भी हो सकते हैं लेकिन बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तो बीच की दूरी के अगर हम दूरी देखें तो वो ज्यादा है और जो उनका जो उसका साइज है वो छोटा है, दूरी की तुलना में नगण्य होना चाहिए, तो भी बिंदुवत हम उसको बोलते हैं, बिल्कुल बिंदी के आकार का, है ना। जैसे हम क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलते हैं तो ग्राउंड की तुलना में जो बॉल है वो बिल्कुल नगण्य मानी जा सकती है। इसी प्रकार से बिंदुवत का मतलब केवल इतना सा नहीं है, बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। हाँ, ये बात सही है। चलिए वो तो ये पॉइंट अभी आपका यहाँ पे मैं कूलाम के नियम के सदिश रूप में वो क्लियर हो जाएगा, तो मैं वही समझा दूंगा। तीसरा है कि कूलाम बल लगभग 10 की पावर -15 मीटर दूरी से कुछ किलोमीटर की दूरियों के लिए ही सत्य है। यानी 10 की पावर -15 मीटर से अगर कोई छोटी दूरी पर आवेश रखे होंगे तो वहां पर कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा ही दूरी होनी चाहिए, कुछ किलोमीटर तक काम में आ सकता है, यानी वहां पे हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक फर्मी बोलते हैं इसको, एक फर्मी से कम दूरी होगी तो फिर कूलाम बल वहां पे नहीं लगेगा। अगला यह है कूलाम बल गुरुत्वीय बलों की तुलना में लगभग 10 की पावर 40 गुना प्रबल होता है। हाँ, जैसे 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वह एक क्षीण बल है, कमजोर बल है। उसकी तुलना यदि हम कूलाम बल से करें तो यह 10 की पावर 40 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे, हाँ यहाँ नहीं लिखा, चलिए मैं बता देता हूँ। कई बार 1 नंबर में पूछ लेता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और कूलाम बल है, दोनों में क्या अंतर है, अब बताइए। तो देखिए कूलाम का जो बल है वो, जैसे हमने अभी देखा कि कूलाम बल या स्थिर बल ये क्या है, कुछ किलोमीटर तक लागू होता है, मतलब छोटी दूरियों के लिए ही लागू होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कई लाख करोड़ किलोमीटर तक भी काम में आता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जितने भी ग्रह हैं सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इनके बीच की दूरी तो करोड़ों में होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लाखों में है, चंद्रमा की दूरी लगभग 5 लाख है, 4 लाख के समथिंग है, 3,84,000 किलोमीटर अप्रोक्स। और पृथ्वी से अगर हम देखें सूर्य की दूरी तो लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो करोड़ों किलोमीटर की दूरी के बीच में भी काम करता है। पहला ये है। दूसरा ये भी है कि यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो हमारा कूलाम बल है वह माध्यम पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हमेशा यह आकर्षण बल होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षित ही करता है, एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित ही करता है, प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। जबकि एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित भी कर सकता है और आकर्षित भी कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आवेशों का अनुपात 1:3 हो तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात 1:1 होगा, न कि 1:3 होगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं समझा दूं आपको। ये मान लीजिए कोई बिंदुगत आवेश ये यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। अब ये जो Q1 आवेश है मान लीजिए 1 कूलाम का है और Q2 आवेश 3 कूलाम है। अब क्या यह 3 कूलाम का बड़ा आवेश है और यह
1 कूलाम का छोटा आवेश है। तो क्या यह जो हमारा 3 कूलाम का आवेश है ये इस पे ज्यादा बल लगाएगा, 3 गुना ज्यादा बल लगा देगा? नहीं लगाएगा। जितना बल यह 1 कूलाम का आवेश इस पर लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। यानी कूलाम जो आवेश है, दोनों आवेशों में किसी आवेश का मान यदि ज्यादा होगा तो वह ज्यादा बल नहीं लगाएगा, समान अनुपात में ही दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। तो ये कई बार पहले पूछा गया है, तो 1:1 ही उन दोनों के बीच में होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर पहला आवेश 1 कूलाम का था और दूसरा 3 का था तो अनुपात ये होगा, नहीं, अनुपात हमेशा क्या होगा? 1:1 ही होगा। तो अब यहां से आगे हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब सदिश निरूपण का मतलब क्या है? सदिश निरूपण जैसे कूलाम एक बल है ये, तो बल क्या है? सदिश राशि है, तो उसकी कोई दिशा तो होगी, तो उसका निरूपण कैसे करते हैं वो हमें देखना है। वैसे जब दो आवेशों के बीच में जब कूलाम बल होता है तो उसकी जो दिशा होती है, जो बीच की दूरी की अनुदिश होती है, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश ही होती है। लेकिन कैसे करेंगे उसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ये दोनों वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं। तो मैं कुछ चीजें, देखिए ये सब कुछ लिखने में काफी सारा टाइम लग जाता है, तो जहाँ पे जरूरत होगी मैं लिखूंगा और जहाँ पे थोड़ी कम जरूरत होगी मैं बोल दूंगा। आप लोग थोड़ा अपने आप नोट्स बना लेना। तो देखिए ये बात आप ध्यान रखना, मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है। मैं केवल आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इतना ही मैं कर सकता हूँ। आप लोग तो, मैंने पूरा आपको दोनों फिजिक्स स्कूल में भी पूरी खत्म करवा दी है। वहां पर भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा, आपने वो कॉपी बनाई होगी तो वो भी आपके पास रखी होगी, और यहाँ पर भी मैं सारी चीजें करा रहा हूँ। अगर दोनों को ध्यान से कर गए ना, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये नया दिख रहा है, आपने पढ़ा नहीं। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत स्टूडेंटों को देखा है कि पूरा कोर्स कर लेते हैं, लेकिन कभी उनसे कहो कि चलो पुराने साल के कुछ, पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन लगवाते हैं उनसे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते। समझ में ही नहीं आता कि कैसे इसको करें सॉल्व, कहां से करें, कैसे लिखें, क्या करें। तो उसी चीज को देखते हुए मैं जो आपको क्लास अब ये दे रहा हूं, अब ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी के लास्ट तक पूरा आपका दोनों फिजिक्स में पूरा रिवीजन करवा दूं, ठीक है। और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा जनवरी तक खत्म करवा दूंगा, नहीं तो जनवरी लास्ट, फरवरी का फर्स्ट वीक तो 101% मैं आपका कोर्स पूरा खत्म करवा ही दूंगा। लेकिन विश्वास से आप हमारे साथ थोड़ी 1 घंटा मुझे दे दीजिए दिन का, बस। उसके बाद फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर देखते हैं तो कूलाम का नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कैसे लिखेंगे कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह आपका Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश पर यह Q2 बल लगाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा F12, और इस पर ये इस दिशा में बल लगाएगा F21। अब देखो ध्यान से समझना, ये दोनों आवेश धनावेश हैं और बीच की दूरी r है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यह Q2 आवेश Q1 पर इस दिशा में बल लगाएगा और यह Q2 आवेश पर Q1 इस दिशा में बल लगाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल कितना होगा, वो होगा F12, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको समझनी है कि यहाँ पर यह सदिश राशि है बल, तो इसकी दिशा लिखेंगे साथ में। तो यहाँ तो देखिए ये तो आवेश है, आवेश जो है अदिश राशि, अभी हमने बताया आपको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको क्या करना है, एकांक वेक्टर लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है, तो उस पर आर कैप लगाएंगे। अब देखिए आप देख रहे हैं कि इस, हमने क्या लिखा, हाँ, ये पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो दिशा क्या हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ, यानी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये कैप लगा देंगे इस पर क्योंकि यूनिट वेक्टर है R21। अब हमें निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। अब हम निकालेंगे Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल। अब ये क्या हो जाएगा, F21
दूसरे आवेश पे लग रहा है पहले के कारण, वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2/r। अब दिशा लिखनी पड़ेगी, तो देखिए 2 पर बल लग रहा है एक के कारण, इस 2 Q2 आवेश पर Q1 के कारण लग रहा है। तो कैसे लग रहा है? इस दिशा में ऐसे, तो 1 से 2 की ओर, तो R कैप R12 कैप। अब देखिए, अब समझने की बात क्या है, आप ये जानते हो, यहां से आप थोड़ा सा देखना, यहां पे आप देख रहे हैं ये इसका परिमाण ये है, इसका परिमाण ये है। अभी हमने आपको ये बताया था, यहां पर कहाँ था ये, दोनों आवेश एक दूसरे पे समान बल लगाते हैं, तो परिमाण तो दोनों का समान ही होगा, यानी F12 का परिमाण और F21 का जो परिमाण है वो इक्वल है, लेकिन इसकी दिशा के विपरीत है, यानी दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं कि जो कूलाम बल है वो परिमाण में तो एक दूसरे पे समान होता है, लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। तो यहां से आपने देखा कि परिमाण में तो दोनों समान हैं, लेकिन क्या है, दिशाएं विपरीत है, तो उसके लिए माइनस हमने लगा दिया, यानी इसकी दिशा विपरीत है। इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया था ये वाला कि तृतीय नियम का पालन करता है, जो कूलाम का नियम है वो गति के तृतीय नियम का पालन करता है, वो यहां से सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये बिंदु अब आपको लिखना कैसे लिखोगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो, कि माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, फिर Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या है, ये है, और Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल ये है, और फिर इनके परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करता है उसी को कह देते हैं हम क्या, विद्युत क्षेत्र, उस आवेश का। इसको एक दोबारा से समझिए। मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए कोई धनावेश है, या फिर मैं यहां समझा दूं आपको। देखिए जैसे आपने देखा होगा बचपन में हम पहले क्या करते थे, चुंबक से खेलते थे। चुंबक, ये एक चुंबक है, तो 2 चुंबक आपस में एकदम चिपक जाती हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो मान लीजिए चुंबक वहां रखा है, मैं यहां पकड़ा हूं, तो चुंबक प्रतिकर्षित नहीं करेगी, यानी उसका ये क्या है, ये जो चुंबक है इसके चारों ओर एक बाउंड्री है जहां तक यह किसी दूसरे चुंबक को प्रभावित कर सकती है, या तो आकर्षित कर सकती है या अपने से दूर कर सकती है। तो जैसे ही इस चुंबक के एरिया में एक दूसरी चुंबक आएगी, वैसे ही ये अपना प्रभाव दिखाना उस पर शुरू कर देगी। तो वह जो बाउंड्री है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ऐसे ही ये चुंबक के संदर्भ में कहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ विद्युत के क्षेत्र में कहेंगे, आवेश के क्षेत्र में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल की दिशा से व्यक्त होती है, जिसे विद्युत बल रेखाओं से व्यक्त करते हैं। ये अभी मैं आगे बताऊंगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे हमें कहीं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी होगी, वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए मैंने यहां लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे से मैं कराऊंगा इसको। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, आपको वहां जब सदिश राशि है, कहीं सदिश राशि है तो दिशा तो उसकी बतानी पड़ेगी। तो उसकी दिशा देखने के लिए क्या करते हैं, हम एकांक धन परीक्षण आवेश वहां रखते हैं। अब हमने मान लीजिए एकांक धन परीक्षण आवेश रखा, अगर ये मान लीजिए इस दिशा में गया तो ये दिशा हो जाएगी उसकी, अगर ये इस दिशा में होता तो ये दिशा हो जाती, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, इसका अपने आप में अस्तित्व नहीं है। अगर माइनस आवेश, कोई भी माइनस आवेश होगा, क्योंकि ये धनावेश है तो उसकी ओर खिंचा चला जाएगा, तो दिशा वो हो जाएगी। ठीक, और यदि ये धनावेश होगा तो इसको प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो ये इसको दूर करेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो परीक्षण आवेश जिस दिशा में चलेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है। तो यहाँ से यह एक सदिश राशि है। और चलिए फिर मैं आगे तीव्रता कराऊंगा तो वहां पे और आपको डिटेल में बता दूंगा। कहने का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जितने बल का अनुभव करता है, बल भी कह सकते हैं, ठीक है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सबका क्षेत्र होता है। जैसे कहीं पर भी आपने देखा होगा किसी की कोई लड़ाई हो जाती है तो वो क्या कहता है, तो हमारे क्षेत्र में आके देखो तब बताएंगे तुम्हें, यानी उसका क्षेत्र है वहां तक,
ठीक है, सबका होता है, ऐसे ही आवेशों का भी क्षेत्र होता है। फिर आगे वैद्युत बल रेखाएं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो किसी, जैसे मान लीजिए अब ये धनावेश रखा है, तो ये दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करे या आकर्षित करे। अब बीच में आपने देखा होगा, अब जैसे चुंबकी से चलो एग्जांपल ले लेते हैं, दो चुंबक को ऐसे पकड़ा है, या तो वो दूर कर या खींच रही है, तो क्या बीच में कुछ दिखता है हमें, तो वो बल रेखाएं होती हैं, वहां कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो वो काल्पनिक जो रेखाएं हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, उन्हीं को एक्चुअली विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई धनावेश है। अब इस धनावेश का मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इसके चारों ओर का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है, ठीक है, आवेश का क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हमने क्या किया, एक कोई परीक्षण आवेश को यहाँ पे एंट्री करा दी। तो यह परीक्षण आवेश जिस दिशा में प्रतिकर्षित होगा जाएगा वही वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। मान लीजिए ऐसे गया तो ये हो गई दिशा, ऐसे गया तो ऐसे हो गई, यानी ये वैद्युत बल रेखाओं का निर्माण करता है। जो आवेश, जिस परीक्षण आवेश जहां जहां चलेगा वही वैद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक, यहां से इनके गुण महत्वपूर्ण है। एक नंबर में एक या दो नंबर में कई बार आया है, क्या आया है वो मैं आपको समझाता हूँ। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी मैं इसको ऐसे लिखूं कि, ऐसे लिखते हैं इसको हम, मान लीजिए यह एक धनावेश है और यह एक ऋणावेश है, तो ये ऐसे निकलती है ना, ऐसे निकलेंगी और ऐसे प्रवेश करेंगी, इस तरीके से। ठीक है, धन से बाहर निकलेंगी और माइनस में अंदर प्रवेश करेंगी। दूसरा क्या है, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त होंगी, जो कि असंभव है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखिए, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों, बताइए। ये आपसे बहुत बार आया है, इंपोर्टेंट है, समझना ध्यान से। मान लीजिए यहां पर ही आप ले लीजिए, यहीं पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहां से ऐसे विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, इधर जा रही हैं माइनस। अब मान लीजिए ये ऐसे पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, और नहीं खींची जा सकती तो दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी नहीं हो सकती, और दिशाएं नहीं हो सकती तो वो काट ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपको बता देना है कि जब वो पूछता है ऐसे कि दो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों, तो आप लिखेंगे क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक, ये हो गया समझ में। फिर है अगला तीसरा, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं। खुले वक्र आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक गया है, फिर ऐसे अगर अंदर होके आता तो ये पूरा हो जाता, जो कि पूरा नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती है और विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती है। और हाँ, एक और बता दूं, प्लस से ये बाहर, प्लस आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है, और जो ऋण आवेश होता है उसमें अंदर की ओर होती है, ये ध्यान रखना। और भी देखो, दो गुण कई बार ये भी पूछ लिया है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके दो गुण लिखिए, तो दो गुण आप आराम से लिख देंगे। कोई भी और भी लिख सकते हैं कि जिस से आवेश से बाहर निकलेंगी लंबवत ही निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आज बहुत ज्यादा रात हो गई है, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हम शुरू कर पाए वीडियो बनाना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जितना भी आपका बचा है वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, और हो सकता है अगली वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो। देखिए, आपके लिए ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। मैंने स्कूल में तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी है, लेकिन क्या है, देखो, स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमने पढ़ाया, जो स्टूडेंट नहीं आया है उसका तो निकल ही गया। लेकिन यूट्यूब से आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मान लीजिए आप अभी नहीं उसको देख पा रहे हैं, कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, वो हमेशा के लिए उस पर रहेगी, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। लेकिन देखिए, मेरे यहाँ पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप ध्यान से उसको नहीं करते हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा।
देखिए, अब ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम में नहीं बचे हैं। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी आपका एग्ज़ाम, आपके जो पेपर हैं वो 24 फरवरी से हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर रिज़ल्ट अच्छा लेके आना है तो। देखिए, हमारे घरवाले भी हमसे बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं, तो हमें अपने घरवालों की उम्मीदों को उन पे खरा उतरना है, उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना है। क्योंकि देखिए, एक बात आती है, देखिए आप किसी के लिए तो सिंसियर रहेंगे, किसी के लिए तो आप मेहनत करेंगे, अपने लिए तो करेंगे ही। तो हमारा परिवार है वो भी अपना है, मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, सब अपने लिए। तो अपने लिए, अपनों के लिए नहीं करेंगे तो आप किसके लिए करेंगे फिर? और मैंने स्कूल में अक्सर ये बात आपसे कही है कि जो व्यक्ति अपने लिए सिंसियर नहीं है, वो बताइए वो किसी के लिए क्या करेगा? अपने लिए ही नहीं कर पा रहा है। अभी पहले आपने क्या किया, कितनी पढ़ाई करी, उसको छोड़ दीजिए। कम से कम अब तो मेहनत करिए। इतना ज़्यादा भी आपके देखिए, आप पूरी साल आपको पढ़ाया जाता है और फिर जाके आप, जब मैंने देखा है इतना डर रहता है बच्चों में, अरे अब सर हमारी समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें? पूरी साल तो आपने बिगाड़ दी। अब आप कह रहे हैं, अब भी मैं कह रहा हूँ, अब भी अच्छे से मेहनत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि, मैं तो यूट्यूब पे देखिए अब आया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन बात क्या है, बच्चे कहते हैं, मैंने कुछ बच्चों से कहा कि चलो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, आप वहाँ से कर लेना, वहाँ से हो जाएगा। तो सर हम मोबाइल लेके बैठते हैं तो भी हमारा ध्यान चला जाता है, मतलब पढ़ाई पे नहीं जाता, हम रील्स देखने लगते हैं। भाई इतना आसान होता सब कुछ करना, तो फिर तो सभी लोग बहुत तरक्की कर गए होते। बड़ा काम करना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। अब आप बताइए, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए 11:30 बज रहे हैं अभी। अभी मैं 12 बजे सोऊँगा, अभी तो वीडियो खत्म ही नहीं हुआ। तो जब मुझे पढ़ाने के लिए आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप तो पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको साइंस पढ़ा या फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, आपको हिंदी भी देनी है, इंग्लिश भी देनी है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत से कभी भी नहीं डरना है। कौन डरता कौन है? कायर डरते हैं। आप कायर हैं क्या? आप अपने आप को कायर मानते हैं? अगर मान लेंगे तो आप कायर ही बन जाएँगे। और यही समय है, अपनी किस्मत को बदल दीजिए। आगे फिर आपके पास ये मौका नहीं आएगा। अभी भूल जाइए, छोड़ दीजिए आप क्या कर रहे थे, क्या किया, क्या नहीं, छोड़ो। मेरे साथ 1 महीना आप रहेंगे, फिज़िक्स की गारंटी मेरी है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा इसका, अभी देखिए अभी हम थोड़ा-सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपिकों पर बहुत डिटेल में बात नहीं करी जा सकती। मैं यहाँ पे वही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको चांस रहे वहाँ से क्वेश्चन बने। मैंने पूरा आज मुझे 2 दिन हो गए, मैंने पूरा एनालिसिस किया है। पिछले क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है? और फिर जाके मैं ये क्लास लेके आया हूँ, सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ। बस थोड़ा-सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको केवल पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, अपने नोट्स बनाना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ज़्यादा देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ कैमरे के सामने, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भावनाएँ हैं वो बयाँ नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बोली जा सकती हैं। तो स्कूल, देखिए अब क्या बोलूँ मैं, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पे आप मान लीजिए नहीं गया मैं स्कूल, अंदर से लग रहा था यार बहुत कुछ, मतलब मैंने क्या छोड़ दिया। लेकिन कुछ समस्याएँ हैं, क्या करें? ये जीवन है, दोबारा तो नहीं मिलेगा। अब इसके लिए मेरी भी भावनाएँ आपसे बहुत जुड़ी हुई हैं। जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत ज़्यादा सैड थे उस दिन। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन कुछ समस्याएँ हैं जिनके लिए करना पड़ता है, ये जीवन है, करना पड़ेगा। कौन-सी समस्या कब आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है? तो कहीं दूर नहीं है, यूट्यूब पे है, अब तो आप भी हैं, कोई टेंशन नहीं। बस अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही मैं समझूँगा कि आप मुझे मानते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी बात मानते हैं। फिर मिलके पढ़ाई करेंगे। मैं तैयार हूँ, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे-राधे।